नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का हमारा चौथा लेसन है सत्ता के वैकल्पिक के अंदर। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूं कि इस समय आपको पता है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में बच्चे 100 में से 100 नंबर हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको शुरुआत से ही तैयारी करनी होगी। ये नहीं है कि परीक्षा होगी जब देखांगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के पास हो जाऊंगा। तो भी में कोई आना जाने वाली बात को नहीं है। मेरो एक चैनल और है, न्यूज़ टाइप चैनल है, व्लॉग चैनल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब रिजल्ट आ जाए है, रिजल्ट आने के बाद में मान लो 90 पार 95 पार जो बच्चा हुए हैं, बस आप पूछा कि थाने कहीं को लाग रहे हो है आज थे इतना नंबर लेके आया हो, तो वहाँ को अनुभव है वो देखने लायक ही बने कि मैं इतनी देर पढ़ाई करी वो करी, पूरा फलबान मिल जाए और गर्व मतलब कि गर्व के साथ में बोलने कि मैंने इतना अंक मिला, मैं संतुष्ट हूँ, क्रेडिट भी वह देवी। और बाई चीज़ बंका हम माँ बापा ने पूछा कि थारा बच्चा का 95% आए हैं, तो आपको किस प्रकार से लग रहा है। तो उसकी माँ, उसका बाप, उसका रिएक्शन आप देखना कितना आलीशान होता है। तो आप भी ऐसा ही आप बने और अगर आप अच्छे अंक लेकर आ रहे हैं तो उस चैनल पर मेरे को आप कांटेक्ट करें। आपका वीडियो भी बनाया जाएगा साथियों, आपके मम्मी पापा का वीडियो भी बनाया जाएगा, जिससे और लोगों तक भी ये सोचना जाए कि इस बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है। पहला हमारा लेसन था राजनीति विज्ञान का शीत युद्ध का दौर, दूसरा था दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा था विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। इन पाठों का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम चलेंगे 1939 से 45 के बीच। वही बात चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में, किसके बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध होता है। और उसके बाद हमने देखा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और उसके बाद में एकमात्र महाशक्ति, तीसरे पाठ में हमने पढ़ा था कि अमेरिका बचती है, इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। अमेरिका का वर्चस्व हमने जाना था कि बहुत ही प्रभुत्वशाली देश थे, उन्होंने ऑपरेशन भी काफ़ी चलाए थे। उसमें हमने प्रथम खाड़ी युद्ध को जाना था। उस खाड़ी युद्ध में आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल मनमानी कर रहा था, यूएनओ को अपने अकॉर्डिंग चला रहा था, उसके बाद यूएनओ की अवहेलना कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में इसको टक्कर देने वाला हमारा जो पाठ है कि सत्ता का वैकल्पिक के अंदर, ध्यान से इसको आप समझें, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सत्ता का वैकल्पिक के अंदर, ठीक है। तो एक ही के अंदर हमने पढ़ा था सत्ता का कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में सत्ता का एक ही केंद्र होना, उसमें दबदबा होना, उसे वर्चस्व कहते हैं। वो वर्चस्व अमेरिका का था। और वैकल्पिक केंद्र का मतलब हुआ कि इसको चुनौती देने वाला, अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या, मतलब अथवा में भी कोई है क्या। जब हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि शीत युद्ध के कारण बताइए, दूसरा हमारा प्रश्न कोई भी XYZ बन जाता है कि अमेरिका के प्रभुत्वशाली होने के कारण बताइए। तो अथवा में जब प्रश्न होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, पता आपको कि अगर एक से हम संतुष्ट नहीं है तो दूसरा प्रश्न हम कर सकते हैं। ये प्रश्न अपनी मनमानी नहीं कर सकता कि मेरे को ही करना होगा, हम इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और आप समझें कि साथियों, जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब वो 11 खिलाड़ी तो खेलने में जो मैदान में उतरते हैं, अब उनके अलावा भी जैसे कि 15 सदस्य की टीम को भेजा जाता है साथियों, 15 सदस्य की टीम क्रिकेट को भेजा जाता है। उसमें जो 11 खिलाड़ी होते हैं उसमें आप मान सकते हो कि एक ऋषभ पंत भी है, ठीक है। अब ऋषभ पंत है वो क्या है कि विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी है ना। अब इसके ऑप्शन में मतलब कि 11 खिलाड़ी के अलावा जो 12, 13, 14, 15 ये जो खिलाड़ी हैं वो इनके विकल्प के रूप में भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी नाटक करना शुरू कर दे, उसको ये लगे कि मैं हूँ सब कुछ, या अनफिट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो इनमें से एक ऐसा ही खिलाड़ी और भेजते हैं। जैसे इनमें दिनेश कार्तिक को भेज दिया, समझ रहे हो आप कि यहाँ
प्ले 11 में 11 खिलाड़ियों में उतारा था ऋषभ पंत को। और इसके बाद में यहाँ अथवा में, या आप मान सकते हो कि सेफ रखते हैं खिलाड़ियों को कि अगर कोई दिक्कत हो जाए या मनमानी शुरू कर दे तो हम दूसरे को भी उतार सकते हैं। तो ऐसा ही खिलाड़ी रखते हैं एक दिनेश कार्तिक। तो ये विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी है, जैसे ऋषभ पंत विकेट कीपर भी है, बल्लेबाज भी है। कहने का सीधा सीधा मेरा मतलब यही है कि हमें ऐसे कौन से संगठन हैं, ऐसे कौन से देश हैं अमेरिका को रोक सकते हैं, वो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, अमेरिका को मनमानी से रोक सकते हैं। सत्ता के वैकल्पिक के अंदर अमेरिका के विकल्प में और क्या है। अमेरिका के विकल्प की बात करूं, इसको रोकने वाले, चुनौती देने वालों की हम क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो एक तो हो गया EU, इसे यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संगठन कहा जाता है। तो एक तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। उसके बाद में आसियान के बारे में हम पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। और बात करें तो हम चीन के बारे में पढ़ेंगे, भारत चीन संबंध के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार के संबंध इनमें रहे, नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आसियान के बारे में पढ़ेंगे, चीन के बारे में, यूरोपियन संगठन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत देखो तो आप सार्क के बारे में भी देख सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये 3-4 चीज़ इसमें दी गई है। तो 1991 में जब शीत युद्ध का अंत हो जाता है, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, हमने चर्चा की। द्विध्रुवीयता का बिल्कुल अंत हो जाता है और आज विश्व के जो स्वतंत्र देश हैं वो मिलकर असैनिक संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, इनकी ओर अपना रुख अपना रहे हैं। वो इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास प्लस राजनीतिक क्षेत्र से राजनीतिक विकास प्लस अमेरिका की चुनौती से निपटना इनका उद्देश्य है। और ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में ये उभर कर आ रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे किससे कि अमेरिका से, यूरोपीय संघ से, EU से। इसका मुख्यालय है वो तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना 1992 में हुई। अब इससे पहले भी हम थोड़ा चलेंगे 1997 वगैरह, 1947 वगैरह यहाँ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज़ तो यह है कि EU की, यूरोपीय संघ की स्थापना की मैं बात करूं तो कब हुई, 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, छोटा क्वेश्चन, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम जाने इसमें क्या था, ये अमेरिका की चुनौती से निपटना इसका काम था। उसके बाद में अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए, इससे पहले मैं पहले कह दिया था कि हम 1947 की ओर चलेंगे, इससे पहले ये तो EU की थोड़ी, यूरोपीय संघ की मोटी मोटी बात मैंने बताई थी। तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना क्या है, तो साथियों आपको पता है शीत युद्ध के दौरान अपने जो यूरोप को केंद्र बनाया गया था और कोई भी विवाद हो जाता था तो एक तरफ USA, दूसरी तरफ USSR। अब आपको पता है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो कोई भी दिक्कत जब होती थी तो इस यूरोप को ज़्यादा हानि पहुंचाई जाती थी, क्यों ये इस और यूरोप में अटैक, इस और यूरोप में अटैक, है ना, मतलब वैचारिक क्रांति हुई तो नुकसान तो इनमें होना ही था। अब इस USA ने क्या किया कि जो अपनी ओर यूरोप था, पश्चिमी साइड में जो यूरोप था, इसके विकास के लिए काफ़ी आर्थिक सहयोग किया। और ये जबरदस्त आर्थिक सहयोग किया, खतरनाक आर्थिक सहयोग किया, काफ़ी आर्थिक सहयोग किया इसको बचाने के लिए पश्चिमी यूरोप को। और इसी को हम क्या कहते हैं, मार्शल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। अब 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी। किसके? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी 1948 में। इसमें क्या था कि इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके माध्यम से आपको पता है कि इन देशों की मदद की गई
और इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें आपको पता है कि जब मार्शल योजना के तहत यूरोपीय समुदाय के जो स्थापना की गई थी 1948 की मैं बात कर रहा था, तो 1973 में इसमें मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1992 में, तो इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, लेकिन 1945 और 92 के बीच में क्या होता है वो भी बीच बीच में हम देख रहे हैं। तो 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ले ली थी। यूरोपीय समुदाय तो पहले बन गया था, यूरोपीय संघ बाद में बना 1992 में। और साथियों 1 जून 1979 को यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। तो यूरोपीय संसद बनाई गई और जून 1979 को इसका प्रत्यक्ष चुनाव भी हुआ पहला। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनको थोड़ा सा ध्यान दे लें। और जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो 12 सदस्य देशों ने इसको अपनाया। तो पहले चीज तो आपको ये देखनी है कि इसकी खुद की मुद्रा थी, जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, तो यूरोपीय संघ की खुद की मुद्रा थी जिसे यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरो कहा जाता है। अब 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब दुनिया की सबसे बड़ी सेना की मैं बात करूं तो वो फिलहाल यूरोपीय संघ की बताई जा रही है। और यूरोपीय संघ के 2 देश हैं, उसके पास वीटो पावर भी है, ब्रिटेन और फ्रांस के पास है वो काफ़ी परमाणु हथियार भी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो मैंने EU मतलब यूरोपीय संघ की कुछ मोटी मोटी बात आपको बताई कि वीटो पावर है ब्रिटेन और फ्रांस के पास, ताकतवर सेना है, और अंतरिक्ष विज्ञान संचार प्रौद्योगिकी में दूसरा स्थान है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 1992 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की मैं बात करूं तो यूरोपीय संघ के गठन है। तो इस यूरोपीय संघ को बनाने का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सिंपल सा क्या है कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति की सभी को आवश्यकता थी, तो इसलिए यूरोपीय संघ को बनाया गया। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग किया जाए। अगर कोई यूरोप के जो देश हैं उनमें आंतरिक कलह चल रही है, आंतरिक कलह ये शीत युद्ध के दौरान चली हुई थी, तो उनके सामने ये चुनौती थी कि अब इसी कलेश को बरकरार रखा जाए या इसको मिटाया जाए। तो अगर देखो विकास के क्षेत्र से आपको पता है कि सहयोग भाईचारे की नीति से ही विकास संभव है। उन्होंने ये तय किया कि इस चीज़ को मिटाया जाए, तो इसके लिए यूरोपीय संघ की आवश्यकता महसूस है। एक समान मुद्रा का चलन हो जिससे हमारा विकास हो। तो एक समान मुद्रा का चलन जब होगा जब हम कोई संगठन बनाएंगे, तो इसलिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। वीजा मुक्त आवागमन हो जिससे किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, हमारा विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये वीजा मुक्त आवागमन जब भी होगा जब सभी हम एकजुट रहेंगे। उद्देश्य की प्राप्ति ये कहाँ तक सफल रहा कि ये उद्देश्य होगा, तो यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र की तरह ये कार्य करना शुरू कर दिया। और इसका अपना देखो यूरोपीय संघ है, इसका अपना खुद का झंडा है, जैसे किसी देश का होता है। इसका खुद का गान है, जैसे राष्ट्रगान होता है, समझ रहे हो आप। इसका खुद का झंडा है, खुद का गान है, खुद की स्थापना दिवस है, अपनी खुद की मुद्रा है यूरो, ठीक है। यूरोपीय संघ की यूरोपीय संघ का झंडा है वो 12 सोने के सितारों से घेरे हुए है। कितने? 12 गोल्डन सितारों से वो घेरे हुए है। इस झंडे के 12 जो प्रतीक हैं उनको वहाँ के लोग हैं वो पुण्यता का, समानता का, एकता का, मेल मिलाप का प्रतीक मानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, दक्षेश आसियान, ठीक है। आसियान की मैं बात कर रहा हूं, अब ध्यान रखें आसियान है साथियों, आसियान, इसकी स्थापना 1967 में होती है। तो आपको सबसे पहले तो स्थापना को ध्यान रखना है।
तो स्थापना कब होती है? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। दो चीज बन गई, हमारा छोटा क्वेश्चन बन गया। क्या बना? आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। उसके बाद मैं बात करूं कि इसके संस्थापक जो देश हैं उनमें पहले 5 थे। 5 कौन कौन से थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। कौन कौन सा हो गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो इस प्रकार से ये 5 देश थे। फिलीपींस रह गया, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके संस्थापक देश थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। और इसका 10वां जो देश था वो कंबोडिया था। याद रखना, 10वां कंबोडिया है। आसियान का उद्देश्य क्या था? इसे किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ये इसके सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, इसमें जो सदस्य जुड़ेंगे, जो देश जुड़ेंगे, उनके आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो हासिल करना, कृषि, व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में परस्पर सहयोग कायम करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। यूएनओ है वो इंटरनेशनल संगठन है, बाकी ये यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ये क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। तो उद्देश्य यही है, अपना विकास करना और वैकल्पिक सत्ता के रूप में उभर कर आना। आसियान की भूमिका क्या रही? इसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की? उपयोगिता क्या है वो? तो इसने भी कुछ उपलब्धियां हासिल किए हैं। उनमें से देखो, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति और क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति में स्थिरता, इनके लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त किया है। और 1991 के बाद भारत ने भी पूर्व की ओर नीति को अपनाया है और अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार के क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। आसियान के कारण ये संभव हुआ है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों, एक सिंगापुर और दूसरा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता भी किया है और ये टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को अपनाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं साथियों कि ये एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। यूरोपीय संघ को देखा, आसियान को देखा, उसके बाद में चीन का विकास हम देखेंगे, फिर भारत चीन संबंध देखेंगे। तो माओ के नेतृत्व में चीन का विकास है। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जिसे चीनी क्रांति भी कहा जाता है। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। अब आप देखें कि ये पूंजीवाद का विरोध कर रहा था, शुरुआत में साम्यवाद को ये बढ़ावा दे रहा था। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को देखकर इसको एक महाशक्ति के रूप में भी देखा जाने लगा। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। विश्व में चीन की थल सेना वो सबसे बड़ी है। चीन अपने नागरिकों को रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या वो इसके विकास में बाधा बनी हुई है। तो ये शुरुआत में चीन है, ये अमेरिका का विरोध सा कर रहा था, पूंजीवाद का विरोध कर रहा था। तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित किया, व्यापारिक संबंध किए, अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को उन्होंने खत्म किया और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे उन्होंने। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। कब किया गया? 1982 में खेती का निजीकरण किया गया दोस्तों। उसके बाद में बात करूं 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण किया गया। साथ ही चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज
ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज स्थापित किए गए और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में WTO में शामिल हो गया। कब? 2001 में। उसके बाद हम देखेंगे भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध की मैं बात करूं तो कोई खास संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष इसके हम देखेंगे। पहले नकारात्मक की बात करें तो विवाद की बात करें तो दोनों देशों के बीच वो सीमा विवाद वो लंबे समय से चला रहा है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पा गया, इसका भारत ने विरोध किया। ठीक है, और चीन को हड़पने भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध है वो एकदम से खराब हो गए, क्योंकि सीमा पर ही बस्तियां बनाई जा रही थी, तिब्बत को हड़प लिया गया। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद की जाती है, उससे भारत नाराज है, आपको पता है। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण भी किया, युद्ध हुआ, इसमें भारत हार गया था। और उसके बाद में चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है, तो इससे जब भारत परमाणु परीक्षण करता है, चीन विरोध करता है, तो इसमें इन दोनों के संबंध वो खराब हो रहे हैं। नकारात्मक के साथ में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हम देख लें, जिसमें सहयोग के क्षेत्र आप मान सकते हैं। तो भारत और चीन के राजनीतिक संबंध है वो उतार चढ़ाव वाले रहे, वर्तमान में सौहार्दपूर्ण हैं, ठीक ठाक हैं। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से 1970 में चीनी का नेतृत्व बदला और अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो चीन की यात्रा पर गए, उसके बाद में सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गुहार की गई। ठीक है दोस्तों, दोनों देश हैं वो चिकित्सा, विज्ञान, बैंकिंग क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने की सहमति है वो जताई गई। हिंदी चीनी भाई भाई ये तो बहुत पुराना है ना, पर ये दिखावे के लिए ही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों के मध्य सहयोगी संबंध है वो बढ़ रहे हैं। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना के दर से बढ़ रहा है, तो ये कुछ इसके सकारात्मक पक्ष हैं। सिंपल सा लेसन था, यूरोपीय संघ को मोटा आपको देख लेना है। उसके बाद आसियान और भारत चीन संबंध, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसमें मैं जैसे कि बताता हूँ क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला लेकर आएंगे, उसमें और हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।